नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस ने अब बीजेपी की घेराबंदी कुछ और सख्त कर दी है। बीजेपी के चारों तरफ मुद्दों का ऐसा घेरा कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है कि जिससे निकल पाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक बीजेपी कांग्रेस के उठाए मुद्दों पर जवाब नहीं देगी तब तक वो इस घेरेबंदी में फंसी रहेगी। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सही समझ रहे हैं। आज दरअसल कांग्रेस की जो बैठक हुई है उसमें भी यही बात उभर कर सामने आई है। आप जानते हैं कि आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के बाद पहली बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई। और इसके साथ ही उन मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया जिन्हें कांग्रेस जनता के बीच उठाने वाली है। यानी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के अलावा जम्मू कश्मीर में इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में चुनाव तो इन तीन राज्यों में होने हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है और झारखंड है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव होने हैं। 30 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, और इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था तभी यह खबर आई कि अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा करने की तैयारी में है चुनाव आयोग। यानी चारों राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं और उसकी तैयारियां आज कांग्रेस करती हुई नजर आई। सबसे बड़ी बात, लेकिन इन सबसे और भी अहम बात यह है कि ये जो चुनाव हैं उसमें स्थानीय मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी चुनाव में रखेगी ताकि बीजेपी को राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी कांग्रेस घेर सके। इस घेरेबंदी में जो कुछ होगा आगे, उसका एक ताजा नमूना इसी महीने की अगस्त महीने की 22 तारीख को देखने को मिलेगा, जब कांग्रेस अडानी और सेबी मामले में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। आज कांग्रेस की बैठक में और क्या कुछ हुआ है, चर्चा क्या कुछ हुई है, इस बारे में पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी तो दी है, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। जब राहुल गांधी इसी बैठक में, इसी मीटिंग में जा रहे थे तो मीडिया ने उनसे कुछ सवाल पूछा, मीडिया के पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे। तो पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, जरा उसको पहले सुन लेते हैं। उसके बाद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने, वो भी सुनेंगे। पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। जेपीसी मना कर दिया, जेपीसी साफ तौर पे जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है। क्या कहेंगे सर, जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है, कह रही है आप लोग बरगला रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी है ये। नहीं, क्या कहेंगे सर आप? मैं इस पे थोड़ा गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा सर। लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। तो आपने देखा कि पत्रकार राहुल गांधी से बाइट चाह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, लेकिन और उसमें भी अडानी, हिंडनबर्ग मामले और सेबी के मामले में सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि इस बाइट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, थोड़ी देर बाद हम आपसे बात करेंगे। थोड़ी देर बाद इंतजार रहा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें वहां रखी। जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, केसी वेणुगोपाल इंग्लिश में कह रहे थे, जयराम रमेश हिंदी में बोल रहे थे। जयराम रमेश को सुनते हैं, हिंदी कार्यक्रम भी है अपना, तो हिंदी में सुनते हैं क्या कुछ जयराम रमेश ने कहा है। पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। कहा है, 3 मुद्दे पर बात हुई। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उस और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जो जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में।
और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, उसका पालन करना, प्रावधानों का पालन करना, संविधान को सम्मान देना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई। और अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर, जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। तो सुन रहे थे आप, यहां 3 अहम मुद्दे हैं। जेपीसी किसके लिए? अदानी मामले पे, या कहें तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस मामले पे। दूसरा, संविधान का सम्मान। संविधान के सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी है और खासकर चुनाव के वक्त, उसी मुहिम को आगे बढ़ाने की यहां कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है जाति आधारित जनगणना। ये 3 मसलों को लेकर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी जाएगी, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चारों राज्यों की तैयारियां, लोकल मुद्दे तो रहेंगे ही। अदानी और सेबी मामले पर संसद में चर्चा का मौका बीजेपी ने विपक्ष को नहीं दिया। आपने देख लिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि 12 अगस्त से पहले ही संसद सत्र खत्म करवा दिया गया। लेकिन कांग्रेस को इस मुद्दे पर चर्चा करने से बीजेपी नहीं रोक पाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने जाति जनगणना और संविधान बचाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाने का ऐलान भी कर दिया है। यह आपने सुन लिया। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के शक में ही बीजेपी को जनता ने पूरा बहुमत नहीं दिया था। आपने देख लिया, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी बीजेपी की। अब मोदी लाख बार संविधान को सिर माथे से लगा लें या संविधान हत्या विरोधी दिवस का ऐलान कर दें, लेकिन कांग्रेस के आगे टिक पाना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, मुश्किल दिख रहा है। दरअसल मोदी जिस तरह अहम मुद्दों पर चुप्पी साध रहे हैं, उसी से जनता के बीच उनकी साख पर सवाल उठने लगे हैं। अदानी और सेबी मामले में तो अब मायावती ने भी, जी हां, नाम सही सुन रहे हैं आप, बहन मायावती जी, बसपा प्रमुख, उन्होंने भी ट्वीट कर जेपीसी की मांग कर दी है। मायावती का ट्वीट जो है वो बहुत अहम है, जरा इस ट्वीट को देखिए। पहले अडानी ग्रुप व अब सेबी चीफ संबंधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फिर से जबरदस्त चर्चाओं में है तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर इस हद तक जारी है कि इसे देश हित को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। अदानी व सेबी द्वारा सफाई देने के बावजूद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उबाल पर है। वैसे यह मुद्दा अब सत्ता व विपक्ष के वाद विवाद से परे केंद्र की अपनी साख व विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार को अब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच अर्थात जेपीसी या जुडिशियल जांच जरूर बैठा देनी चाहिए थी, तो यह बेहतर होता। यह कह रही हैं बहन मायावती जी। मायावती का यह ट्वीट क्या मायने रखता है आप समझ सकते हैं। और यहां मायावती जो कहना चाह रही हैं उसके क्या मायने हैं? मायने यह है कि मायावती ने साफ कर दिया है कि अब इस मामले से केंद्र की साख भी जुड़ी है, इसीलिए जेपीसी बना लेनी चाहिए। अक्सर जरूरी मुद्दों पर आपने देखा कि चुप रहने वाली मायावती का यह ट्वीट बता रहा है कि राहुल से डरो। राहुल ने जो डरो मत का नारा दिया था, वो डरो मत का नारा जो है अब काम कर रहा है, यानी मायावती भी अपने डर को थोड़ा किनारे रख रही हैं। उधर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी जेपीसी की मांग को दोहराया है। उन्होंने भी कहा है कि जेपीसी की मांग सही है और इस मांग को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी जेपीसी गठित करना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आइए आदित्य ठाकरे को सुनते हैं। अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये बड़ा एक मामला है। इसमें सेबी के चीफ पे ही आरोप लगाए गए हैं। मुझे लगता है इसमें जो हमारी मांग है जेपीसी की, पारदर्शिता की, वो कोई गलत नहीं है। अगर कोई इसे एंटी इंडिया कहता है, मुझे लगता है जो भी ये सेबी चीफ के साथ खड़ा रहे, ये घोटाले के साथ खड़ा रहे, वो हमारे देशद्रोही है। देशभक्त वही है जो पारदर्शिता मांग रहा है और जेपीसी मांग रहा है। कोलकाता में जिस तरह से घटना होती है, रेजिडेंट डॉक्टर पे ही जो है बलात्कार होता है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है ऐसी घटना हमारे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जो भी आरोपी हो उनको तो टेररिस्ट करके ही ट्रीट करना चाहिए, बिना धर्म देखे, बिना जात देखे। और मेरी ये मांग हमेशा से रही है, जब दिल्ली में रेप केस हुई थी तभी से ये मांग है कि रेपिस्ट को टेररिस्ट करके ही ट्रीट किया जाए।
तो दो मुद्दों के सवाल यहां पूछे गए आदित्य ठाकरे से। पहला सवाल यह पूछा गया कि क्या जेपीसी गठन को लेकर आपकी राय क्या है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह मांग बहुत जायज है और जेपीसी गठन होना चाहिए। यानी सेबी की चीफ जो मुखिया हैं, चेयरपर्सन हैं, उनके माधवी पुरी के खिलाफ और इस पूरे मसले के खिलाफ, और इधर आपने देखा है कि अदानी के खिलाफ भी बार बार आवाज उठती रही है और उस मसले पे भी जेपीसी की मांग। और दूसरा मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मसला है उधर कोलकाता में जो एक घटना घटी, रेसिडेंस डॉक्टर के साथ एक रेप की घटना, बलात्कार की घटना, और वो घटना हिला देने वाली घटना है। उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो दोषी है उसके साथ आतंकी की तरह व्यवहार करना चाहिए, यानी टेररिस्ट की तरह व्यवहार करना चाहिए, और बिना जात देखे हुए, यानी जात पात से ऊपर उठकर उसे सजा मिलनी चाहिए। और ये मांग, ऐसी बातें मैं दिल्ली की घटना के समय से कर रहा हूं जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। तो आदित्य ठाकरे गठबंधन का हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, आप जानते हैं, तो उनकी मांग भी वही रहेगी जो इंडिया गठबंधन की मांग है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं जहां बीजेपी का सत्ता में लौटना पहले से मुश्किल दिख रहा है। अब सेबी के मामले में भी बीजेपी फंस गई है, और सेबी मुख्यालय कहां है? उसी मुंबई में, महाराष्ट्र में। कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है दोस्तों। तो क्या चुनाव से पहले घेरेबंदी में फंसी बीजेपी खुद को बचा पाएगी या राज्यों से आउट हो जाएगी बीजेपी? आइए इसी की चर्चा करते हैं, इस पूरे मसले को आगे, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज कांग्रेस की जो सबसे बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक की तैयारियों का जायजा लेना भी जरूरी है कि यहां से आगे जो 4 राज्य खासकर हैं, इन चारों राज्यों में कांग्रेस की प्लानिंग क्या है। क्या कांग्रेस इन चारों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हेमंत कुमार जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, रविकांत जी और शकील अख्तर जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत बड़ी बैठक थी आज कांग्रेस की, बिल्कुल जिला स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक तमाम नेताओं को बुलाया गया था। बेहतर तो आप ही बताएंगे क्योंकि उस बैठक को आपने कवर किया, इसलिए भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने दिखाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ हुआ ये भी आप बताएंगे। और साथ साथ राहुल गांधी ने भी कहा कि आप एक छोटी सी बाइट में इस बड़े मसले का जवाब चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर होगा कि मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और इसका जवाब बाद में दूंगा। तो राहुल गांधी इसके बारे में कब बताएंगे ये भी बताइए, और साथ साथ आज क्या कुछ रहा, क्या कुछ हुआ, और इसका आने वाले चुनाव की तैयारियों पर कितना असर दिखाई देता है। शकील जी। देखिए, राहुल गांधी जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अडानी के मुद्दे पर पहले भी वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं और सारी बातें बड़ी डिटेल के साथ खोल के वो बता चुके हैं। उसी का प्रभाव है कि ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार हिली हुई है, और आज तो मायावती को भी बोलना पड़ा। आज जो है कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, इसमें सब मुद्दे कवर किए गए हैं। मीटिंग में दरअसल जनरल सेक्रेटरीज, राज्यों के इंचार्ज और पीसीसी चीफ, करीब सारे जो पदाधिकारी होते हैं अहम, उन्हें कवर किया गया था और उन सबने अपनी बात रखी, बोलने का सबको मौका मिला। और इसमें जो है, जो आज देश के सामने सारी प्रमुख समस्याएं हैं, या सरकार ने जो कुछ किया और नहीं किया, उस पर बात हुई। कई मुद्दे थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो अडानी का मुद्दा था, सेबी चेयरमैन को हटाने का मुद्दा था। नंबर 1 वही था। नंबर 2 पे था कि संविधान और जाति गणना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। बेरोजगारी और महंगाई पे भी बात हुई। एमएसपी पर बात हुई कि एमएसपी को कानूनी गारंटी, अग्निवीर पर भी बात हुई है, और ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेनों की स्थिति, रेलवे, इस पर भी बातचीत हुई है। चुनाव जो अगले 4 राज्यों में होने वाले हैं उन पर, मतलब कि सारे मुद्दे इसमें कवर किए गए हैं। और इसमें राहुल ने खुद बोला है, कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला है, और सारे बाकी लोगों का जो है इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। और यह तय किया गया है कि 22 अगस्त को ईडी ऑफिस में, हर जगह जहां जहां ईडी ऑफिस है
वहां उनका घेराव किया जाएगा और कांग्रेस कार्यकर्ता हर जिले में हर जगह धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। देखिए, ये जो हिंडनबर्ग का मुद्दा है या मूलतः ये जो अडानी का मुद्दा है, इसको राहुल आज से नहीं कह रहे। राहुल इस सरकार के बनने के कुछ दिनों बाद ही जब राहुल ने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब से ही क्रोनी कैपिटलिज्म की बात वो कर रहे हैं। ये बात उन्होंने शुरू से की और कहा कि मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, उद्योगों के खिलाफ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं कि एक या दो लोगों को ही सारे मौके उपलब्ध करा दिए जाए। वो देश के उद्योगपतियों का राहुल को बहुत साथ मिला। हालांकि आज स्थिति ऐसी है, कोई बोल नहीं सकता, लेकिन आज सब इस बात को मान रहे हैं कि राहुल ने सही कहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यही बताती है कि किस तरह से अडानी को खुद सेबी, जिसका काम निगरानी रखना है, मतलब जिसको हम अपने दर्शकों के लिए समझा देंगे, जैसे पुलिस है उसका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और पुलिस अगर अपराधियों के साथ मिल जाए, चोरों के साथ मिल जाए, तो फिर किसकी कैसे रक्षा होगी। तो खुद सेबी की चेयरमैन अगर अडानी के साथ मिल गई हैं और अडानी को फायदा पहुंचा रही है, तो कैसे उनकी रक्षा होगी। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय था। और मायावती का जैसे आपने बताया, तो मायावती को कहा जाता है, और ये सही भी है, कि वो बाहर से समर्थन देने वाली सरकार को एक अहम पार्टनर हैं जी। और बीजेपी के पार्टनर की तरह काम करते करते उन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अपनी स्थिति जीरो कर ली है यूपी के अंदर। लेकिन अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि उनके ऊपर ही सरकार हमले करने लगी है। उनके ऊपर हमले कैसे? ये जो कोटे का जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, और इसमें सरकार ने इसके खिलाफ ठीक से लड़ा नहीं है, ठीक से बात नहीं उठाई है, तो ये मायावती का जो सारा वोट बैंक है वो हिल गया। ये हम थोड़ा और स्पष्ट करके बताते हैं कि जो 20% से थोड़ा ज्यादा दलित वोट है यूपी के अंदर, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि मायावती क्यों बोल रही है। तो उसमें से जो मायावती की जाति का वोट है, जो जाटव वोट कहलाता है, कई अहिरवार कहते हैं उसको, वो 13% से ऊपर है। बाकी 6-7% में बाकी दलित आते हैं। और अब मायावती को यह लग रहा है कि कोटे का मतलब यह होगा कि उनका जो वोट बैंक है, उनकी जाति के लोग हैं, उनका जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा। और ये मायावती के लिए एक बड़ी घबराहट की बात है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद मायावती ने बड़े साफ कहा था, पहला तो उन्होंने मुसलमानों पर दोषारोपण किया कि मैं मुसलमानों को देखूंगी, इन्हें समझूंगी, इनके साथ में सोच समझ के व्यवहार करूंगी, टिकट देने वगैरह वगैरह। और साथ ही ये कहा कि मेरे जाति के लोगों ने, यही शब्द थे उनके, मेरी जाति के लोगों ने मुझे पूरा साथ दिया। लेकिन अभी क्या हुआ इस लोकसभा चुनाव में? एक तो पहले उनकी जाति के लोग उनसे छिटक के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ गए, और दूसरे इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसको केंद्र सरकार द्वारा ठीक से न लड़ना उनके पूरे आधार को ही हिला गया। अब मायावती के पास कुछ भी नहीं बचा है। तो इसलिए मायावती जो ये कह रही हैं वो बहुत मजबूरी में कह रही हैं, और मायावती की स्थिति इन दिनों बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कहना है ठाकरे का। आपको याद होगा राजीव जी, जब हम लोग बंबई में थे और इंडिया गठबंधन की वहां मीटिंग हो रही थी, राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे, तो बहुत सारे सवाल थे उससे पहले कि शरद पवार आ गए हैं, शरद पवार उनसे ये बात कर रहे हैं, और उद्धव ठाकरे उनसे ये कह रहे हैं कि यहां बंबई में अडानी के खिलाफ ज्यादा मत बोलिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन राहुल आए और जैसा वो बोलते हैं उसी तेवर के साथ उन्होंने बोला। तो परिणाम क्या हुआ कि अभी तक शरद पवार या उद्धव ठाकरे जो अडानी के खिलाफ बोलने में थोड़ा सकुचाते थे या कम बोलते थे, वो अब खुल के बोलने लगे हैं। ये है राहुल की बहुत बड़ी सफलता कि आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है जो इस मुद्दे को नहीं उठा रहा हो। और ये अब अंतर्राष्ट्रीय तो बन ही गया, पूरा एक देशव्यापी मुद्दा बन गया है। देश में अब कोई ऐसा नहीं है, हमने कहा ना कि उद्योगपति बोल नहीं पा रहे हैं, डरे हुए हैं, और जायज भी है उनका, क्योंकि सारे काम जो होते हैं प्रशासन के जरिए, सरकार के जरिए इसी तरह होते हैं, कोई भी लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वो सब भी
आज ये बात मानने लगे हैं कि राहुल ने सही कहा था। ये क्रोनी कैपिटलिज्म देश को तो नुकसान कर ही रहा है, हमारे देश के उद्योग के वातावरण को नुकसान कर रहा है और हम लोगों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। देखिए, बाकी सब लोग निर्माण में जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन करते हैं, टाटा है, बिरला है, बजाज है, ये सब बनाते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं। अडानी साहब क्या करते हैं? खरीदते और बेचते हैं। प्रोडक्शन नहीं है उनके पास, कोई बनाते नहीं है, वो खाली खरीदते और बेचते हैं। तो इसलिए ये जो है रेत का महल कहा जाता है इनका पूरा बिजनेस मॉडल जो है, कि ये कब गिर जाए ये कहा नहीं जा सकता। बाकी लोगों की जो नींव है वो सारी मजबूत है, तो उनको हिलना या हिलाना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन अडानी साहब के लिए बड़ा मुश्किल है। और अब राहुल के ये नए जो हमले हैं और राहुल का जो नया तेवर है, उसके बाद अडानी के लिए खुद का बचाव करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सेबी चेयरमैन भी हिल गई हैं। सेबी चेयरमैन भी हिंडनबर्ग के तमाम आरोपों को स्वीकार कर चुकी हैं। तो आज की तारीख में आपको जेपीसी बनाना ही पड़ेगी, और नहीं बनाएंगे आप तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। कांग्रेस ने आज कहा ही है कि इसमें खुद प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, ये बहुत बड़ी बात है जी। कांग्रेस ने आज ये स्पष्ट कहा है कि इस सारे स्कैंडल में, घोटाले में, इसमें प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं, प्रधानमंत्री हैं इसमें, ये शब्द बोले हैं आज की मीटिंग में बोले। और उसके बाद इसको केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली और उसका हिंदी अनुवाद जो जयराम करके सुना रहे थे, उसमें यह बोला गया है कि प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं। तो अब इसमें जो मुद्दे हैं वो सारे के सारे बहुत गंभीर हो चुके हैं। अडानी का एक मुद्दा तो है ही, इसके अलावा आज बेरोजगारी, महंगाई पर भी बड़ी गंभीर चर्चा हुई है, अग्निवीर की भी बात हुई है, और जाति गणना जो एक बड़ा इशू है राहुल का, और राहुल इसको जिसको लगातार लिए हुए हैं, उसकी बात हुई है कि आप जाति गणना करो, आप मालूम करो कि किसके कितने लोग हैं यहां शामिल हैं, और ये सारी चीजों का असर डालेगा। और रेलवे का तो एक मतलब तमाशा जैसा हो रहा है कि जब चाहे एक्सीडेंट हो रहे हैं, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं, तो उसके कारणों का खुलासा कांग्रेस कर रही है, और ये होना चाहिए। इसको गोदी मीडिया नहीं कर रही है। ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? रेलवे के पास आदमी नहीं है, लोग 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? रेलवे का काम या जो ट्रेन परिचालन का काम जिसे कहते हैं हम, रनिंग स्टाफ जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में रनिंग स्टाफ जिसे कहा जाता है, उसका काम बहुत जागरूक रहने का है, अलर्ट रहने का काम होता है उसका। 18, 20, 24 घंटे आप उससे काम नहीं करवा सकते हो। तो राहुल ने, अच्छा दूसरी जो आपने बात पूछी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो राहुल इसे बहुत कर चुके हैं और राहुल इस पे जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी पूरी बात राहुल कहेंगे। उन्होंने जो कहा है थोड़ी देर में, उसका शायद कई बार जल्दी में शब्द ऐसे हो जाते हैं, वो कुछ समय बाद, उसका मतलब है कि कुछ समय बाद मैं करूंगा उसको, लेटर या थोड़े समय बाद, तो वो उसमें करेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन खास बात यही है कि 22 अगस्त को देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जिसमें कांग्रेस कोशिश करेगी कि जनता के लोग उसमें शामिल हों, इसीलिए आज इतनी बड़ी मीटिंग करी है और वहां से कॉल दिया गया है। तो ये सारे इश्यू जो हैं अब लोगों के सामने लाए जाएंगे। 10 साल बाद राजनीति जो है पूरी तरह बदली हुई है। अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी पहुंचाना पड़ा, और सेकंड जी हम खत्म कर रहे हैं बस आपसे, जी प्लीज लास्ट सेंटेंस, और उसके बाद ब्रॉडकास्ट बिल को पहुंचाना पड़ा। तो ये सरकार की कमजोरियां अपने आप दिखा रही है। जी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण आपने बात जो यहाँ खत्म की है, इसको अभी अगले दौर में इस पे आते हैं, क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक वक्फ बोर्ड के संशोधन का बिल और दूसरा ब्रॉडकास्ट बिल। इन दोनों बिल पर कैसे बैकफुट पर है नरेंद्र मोदी की सरकार, इस पे चर्चा हम करेंगे। थोड़ा सा जो आपने जो अभी अपनी बात रखी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को हमारे तमाम दूसरे साथी तक भी लेकर इसको आगे बढ़ाएं। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शकील जी भी बता रहे हैं कि आज कांग्रेस की बैठक हुई, इस बैठक में जो तैयारियों का जायजा लिया गया और उसमें जिन मुद्दों को जो पहले से है उसको कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से आगे भी देखा जाएगा, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जेपीसी किसके लिए, हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है
उसके आधार पर अडानी और सेबी की जो मुखिया हैं उनके खिलाफ। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है संविधान की रक्षा को लेकर जो बातें अभी तक कांग्रेस पार्टी करती आई है वो, और तीसरा जो है महत्वपूर्ण बात जो तीसरी है वो है जाति आधारित जनगणना। ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे, और इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा बहुत कुछ है जिस पर कांग्रेस ने बातें रखी हैं, जो यहां शकील जी कह रहे थे कुछ बची हुई बातें उसमें है, तो शकील जी के पास दोबारा आएंगे तो हम जरूर वो सब समझना सुनना चाहेंगे। जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब जरा बताइए कि यहां से क्या कांग्रेस लगता है आपको कि उन तैयारियों के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अलग थी, लेकिन अब 4 राज्यों के चुनाव हैं, और अभी अभी ये खबर भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन कर सकता है चुनाव आयोग। तो यानी 4 राज्यों के चुनाव तो निश्चित ही है इस साल, और उसमें कांग्रेस की तैयारियां और आज की मीटिंग, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए राजू जी, ये 4 राज्यों के चुनाव होने हैं और इसके अलावा उपचुनाव भी होने हैं। उसमें भी 10 विधानसभा के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के। महत्वपूर्ण ये है कि मैंने शायद कई साल के बाद कांग्रेस पार्टी को इतनी मजबूत तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरते हुए देखा है। अभी तो यहां तय भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी से उसे कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन 10 विधानसभाओं पर जहां चुनाव होने हैं वहां प्रभारी की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे बड़ी शिकस्त मिली है भारतीय जनता पार्टी को, यहां वो गर्दन नहीं उठाने देना चाहती। सपा और कांग्रेस मिलकर के बीजेपी को यहां फिर से खड़े होने देने की कतई स्थिति में वो नहीं लाना चाहती है, और यही वजह है कि वो इन 3 मुद्दे जो शकील साहब ने बताया और आपने भी कहे, जरा इन तीनों मुद्दों को सोशियोलॉजिकल ढंग से अगर आप व्याख्यायित करें तो जो हिंडन वर्ग वाला इशू है, सेबी और अडानी की सारी मिली भगत का, ये करप्शन का बहुत बड़ा इशू। करप्शन वो जो 2012 और 13 में अपर मिडिल क्लास का आंदोलन बना था, जिसके लिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था कि साहब यूपीए 2 में तो इतनी लंबी लूटमार हुई है, और पूरे सरकार को डिस्क्रेडिट करके उसके पीछे जो खेल खेला जा रहा था आरएसएस के जरिए, उसमें कुछ लोग विवेकानंद फाउंडेशन जो अजीत डोभाल का है उसका भी नाम ले रहे थे, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, ये सब मोहरे बने हुए थे। और उस एक आंदोलन ने यूपीए सरकार की चूल्हे हिला दी थी, और 14 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ जब 3 दशक के बाद पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। करप्शन बहुत बड़ा इशू है मिडिल क्लास के लिए, लेकिन ये उतना ही पॉपुलर इशू रहा है खास करके आंदोलन के स्तर पर। और मैं जब डॉक्टर अंबेडकर को याद करता हूं तो उन्होंने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में यह भी कहा था कि अब किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता। उनके कहने का आशय यह था कि सोशल जस्टिस के अलावा किसी और मुद्दे पर अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है और पॉपुलर होता है तो वो डेमोक्रेसी के हित में नहीं होगा, जो हम लोग 12 में नहीं समझ पाए बहुत सारे लोग, जो हुआ। और उसने एक ऐसी सरकार को आकर के खड़ा किया जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तब लोग तिरंगा लेकर के और वहां जुटे हुए थे रामलीला मैदान में, इस बात को वो नहीं समझ पाए थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में इस बात को रेखांकित करते हैं कि जो भी आंदोलन हो वो सोशल जस्टिस के लिए, सोशल डेमोक्रेसी के लिए हो। तो वो एक जो मुद्दा रहा है मिडिल क्लास का, और ये कोई बड़ी आंदोलन की शक्ल में नहीं होने जा रहा, जिस तरह का पॉपुलर आंदोलन 12-13 में हुआ था, ये बहुत जेन्युइन इशू है। लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी ने 2 मुद्दे जो जोड़े हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मान का, और मैं समझता हूं कि पिछले 4-5 महीने में
राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान को एक बड़ा मुद्दा बनाया, और यह मुद्दा सबसे ज्यादा आज की तारीख में 3 समाजों के लिए, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, इन 3 समाजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चाहे उसमें रिजर्वेशन का सवाल हो, चाहे उसमें धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा हो, चाहे उसमें समाजवादी मूल्यों का प्रश्न हो, यह उसके भीतर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर। और इस दरियाम सेंगोल के जरिए एक धर्मतंत्र को स्थापित करने की पूरी साजिश मोदी सरकार ने की, और यह एक तरह से संविधान की अवमानना था, यह संविधान का अपमान था एक तरह से। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो गारंटी है, जो उसकी प्रस्तावना है, जो उसकी एक तरह से मूल भावना है, उसके खिलाफ ये पूरा शेंगोल, और शेंगोल के बाद का आसपास का जो पूरा प्रपंच है, चाहे वो राम मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री का मौजूद होना, ये सारी चीजें भारत से धर्मनिरपेक्षता को कहीं निर्मूल करने की वो पूरी कोशिश, वो पूरी साजिश दिखाई पड़ती है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो संविधान के सम्मान का जो सवाल है, वो इन 3 समाजों के लिए सर्वोपरि है सबके लिए, लेकिन इन 3 समाजों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कास्ट सेंसस ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा है। वहां एक तो 27% आरक्षण है, लेकिन मंडल कमीशन ने जो सिफारिश की थी और उसके बाद भी जो बातचीत होती रही है, राहुल गांधी ने खुद जिसकी गारंटी की कि हम जो 50% की सीमा है, अब तो चूंकि ईडब्ल्यूएस के बाद वो सीमा टूट चुकी है, तो हम जाति के अनुसार आरक्षण को बढ़ाने का प्रावधान करेंगे, बैकलॉग की भर्तियां करेंगे, सरकारी भर्तियां जो 30 लाख की भूख है उन्होंने वादा किया था। सबसे बड़ा इशू है कि इस देश के, अगर आप मर्ज को समझना चाहते हैं कि बीमारी कहां है, तकलीफ कहां है और कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो बिना आप जाति जनगणना के नहीं कर सकते हैं। इतनी विषमता क्यों है? सेक्रेटरिएट में हर जाति समुदाय के लोग क्यों नहीं है? जुडिशरी में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? और इसकी वजह से जो भी फैसले हो रहे हैं, वो फैसले सामाजिक न्याय के संदर्भ में उचित नहीं है, और कई बार हम लोगों को वो अनुचित लगते हैं, पर हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं। तो कास्ट सेंसस का इशू पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वोपरि वो ओबीसी के लिए है। तो इन 3 मुद्दों के जरिए कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए न सिर्फ मुश्किलें पैदा कर रही है, बल्कि एक अच्छा और क्रिएटिव विपक्ष वो होता है राजीव जी, जो लोगों की बात करे, लोगों के मुद्दे को उठाए, जो सिर्फ सरकार का विरोध नहीं करे। तो लोगों के मुद्दे और उसके बाद सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध, कि अगर हिंडनबर्ग ने कोई आरोप लगाया है तो जेपीसी के जरिए उसकी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी भाग क्यों रहे हैं? अगर उनको लगता है कि साहब अडानी के साथ उनका कुछ अनफेयर नहीं है, अगर भारत की सेबी ने कोई उनको अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया है, या शेयर बाजार में कोई घपला घोटाला नहीं हुआ है अडानी के यहां, तो फिर जांच से घबराना कैसा? इसका मतलब है अगर आप डर रहे हैं तो सिर्फ दाल में ही काला नहीं है, पूरी दाल काली नजर आने लगती है। यह शक पैदा करता है, और डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है लोगों का विश्वास। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि जेपीसी में जो मांग हो रही है, या अभी हिंडनबर्ग को ये सब जो आरोप लगे हैं वो सही है। हम लोग कतई इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप सही है तो डरना क्यों है? इसका मतलब है कि कुछ है जिससे पर्देदारी है, जिसको आप छिपाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से पूरा अटैकिंग मोड में है, एक उनका मैंने वाइट सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार है और एक अडानी सरकार है। एक पत्रकार ने पूछा कि आप मोदी सरकार को तो इस डेमोक्रेसी के जरिए हटा पाएंगे, लेकिन अडानी सरकार को कैसे हटाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो गुर है, प्लानिंग है, लेकिन बताने के लिए नहीं। तो इस देश में वो जो हम दो हमारे दो वाली सरकार थी वो चल रही है, और एक पूरा आर्थिक साम्राज्य है, एक राजनीतिक साम्राज्य है, और इन साम्राज्य के जरिए गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, यहां तक कि बच्चों की जिंदगी को भी ताक पर रख दिया गया।
इसको किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी सत्ता इतनी बेशर्म नहीं हो सकती है कि जब बच्चे मर रहे हो और वो निर्लज्जता के साथ अदृश्य हो। ऐसा किसी भी डेमोक्रेटिक देश में नहीं हो सकता। राजीव, महिलाओं का सरेआम बलात्कार हो रहा हो और प्रधानमंत्री खामोश बैठा हो, यह किसी डेमोक्रेसी में संभव नहीं है। कि जबान ना खुले, यह आपका उत्तरदायित्व तो है। इस देश में वोटर को सबसे बड़ा अधिकार है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। और डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बात को कहा था कि मैंने रानी की नसबंदी कर दी है, अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। इस देश के लोग जिसे सांसद बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो बनेगा, कोई राजा नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में भी अब लोगों को राजा बनने की चाहत है। दिन में 3 बार वो सिंहासन पर जैसे बैठ करके वो बदलते थे कपड़े, वैसे ही मोदी जी बदलते हैं। वो राजतंत्र में जी रहे हैं, इसीलिए ना उन्हें मणिपुर की परवाह है, ना किसानों की परवाह है, ना आदिवासियों के मुंह पर पेशाब हो रही उसकी चिंता है, हंसदेव के जंगल कट रहे हैं। तो आपको इस देश की अगर चिंता नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी में ये कुर्सी आपकी नहीं हो सकती। आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा और विपक्ष की यही जिम्मेदारी होती है। सबसे मजबूत विपक्ष है मुझे लगता है कि अब तक का, उसकी जिम्मेदारी है ये कि वो सवाल उठाए। अगर वो नहीं उठाता है तो वो नकारा है। और मुझे लगता है कि इस मामले में विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से अपनी भूमिका अदा कर रहा है, लोगों के सवालों को उठा रहा है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, किसान हो, मजदूर हो। और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका राहुल गांधी की दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि जो विश्वसनीयता राहुल गांधी ने हासिल की है, नरेंद्र मोदी की वो 56 इंच का सीना था, वो आजकल 26-26 में तब्दील हो गया है। हालात ये है। जी, विपक्ष की मजबूती की बात कर रहे हैं, मजबूत हम भी हो रहे हैं। डीवी लाइव भी मजबूत इस हिसाब से हो रहा है क्योंकि डीवी लाइव के 80 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। सब्सक्राइबर मीन्स आप, हम सब मिलके, और एक बड़ा परिवार हो चुका है। तो आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने डीवी लाइव को यहाँ तक पहुँचाया है। 80 लाख लोगों का, 80 लाख सब्सक्राइबर का ये चैनल जल्दी से 1 करोड़ का चैनल बने। तो एक तरफ ये मजबूती भी बहुत ज़रूरी है इस लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आवाज़ हम भी लोकतंत्र की ही उठाते हैं। विपक्ष भी आवाज़ वही उठा रहा है और यही कोशिश हम यहाँ करते भी हैं। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपसे समझूं, मुस्कुरा रहे हैं, शायद आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहें तो ज़रूर बढ़ाइए। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ ज़रूरत इस बात की भी है कि इंडिया गठबंधन, आदित्य ठाकरे को भी आपने बहुत सधे हुए अंदाज में सुना। आदित्य ठाकरे को बहुत कम सुना है बोलते हुए, लेकिन जहां वो बोलते हैं तो बहुत सधी बात रखते हैं, वो जुबान से बात करते हैं। और आदित्य ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक विपक्ष, डीवी लाइव तो है ही। मैं विपक्ष से ज्यादा आज मैं नरेंद्र मोदी जी पर बात करूंगा और उनके ब्रांड पर बात करूंगा। लेकिन उसके पहले डीवी लाइव के 8 मिलियन सब्सक्राइबर, आप सबको और डीवी लाइव के दर्शकों को, हमारे दोस्तों को, यहाँ पे सबको बधाई। और ये उस वक्त हुआ है जब सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल को वापस लिया है। दोनों घटनाएं एक साथ हुई हैं राजीव जी। और ये भारत की पत्रकारिता पे कमेंट्री है कि किस तरीके से डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता बढ़ी है और किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने वाला, नफरत फैलाने वाले मीडिया को लोगों ने रिजेक्ट किया है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए सरकार एक कोशिश कर रही थी कि डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगाया जाए, उन पर सेंसरशिप लाई जाए। वो ब्रॉडकास्ट बिल सरकार ने दबाव के चलते वापस लिया है। तो उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद जिन लोगों ने दबाव बना के सरकार को मजबूर किया कि वो ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल वापस करें। अब बात करते हैं मोदी सरकार की। देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से पिछले 48 घंटे में जो हुई हैं। एक, नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये उससे ही मुश्किल है जब उनके बगल में बैठ के अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको कहा था कि राजधर्म की सीख दी थी। आज की तारीख में उससे भी मुश्किल दौर में नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं।
ब्रांड नरेंद्र मोदी लगभग खत्म हो चुका है, उसमें अब कुछ नहीं बचा है। आखिरी कील होगी अगर माधवी बुच का इस्तीफा होता है या उनको सस्पेंशन होता है या उनको छुट्टी भेजा जाता है, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है। मुझे नहीं लगता कि माधवी पुरी बुच अब तक की घटनाओं को देखकर बहुत लंबे समय तक सेबी में रह पाएंगी, या नरेंद्र मोदी ऐसी स्थिति में हैं कि उनको बचा पाएंगे और माधवी बुच पे कोई कार्रवाई हो या उन पे दबाव बने और इस्तीफा दें या सेबी को छोड़ें या छुट्टी पे जाएं, इसका सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बचा पाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी तक राजीव जी ये होता था कि खासकर जब भी हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई और दूसरी रिपोर्ट आई, तमाम घोटालों के आरोप लगे मोदी सरकार पे, लेकिन मीडिया इस तरीके से हावी नहीं होता था। मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं जो बिजनेस मीडिया है जी। सारे अखबारों में बहुत डिटेल में डायग्राम समेत फ्रंट पेज पे संपादकीय लेख, बहुत क्रेडिबल लोगों के, विश्वसनीय लोगों के लेख आज आए हैं और उससे लग रहा है कि एक दबाव जबरदस्त बना है जो थॉट लीडर्स हैं भारत के, उनके बीच में कि सेबी में सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है सेबी में, मैं उस पर आता हूं, लेकिन एक नाम मैं लेना चाहता हूं सुचिता दलाल का। सुचिता दलाल वो पत्रकार है राजीव जी जिन्होंने हर्षद मेहता का कांड एक्सपोज किया था। आज उनका एक लंबा लेख आया है, जिस लेख में वो कह रहे हैं कि सेबी की प्रेस रिलीज में किसी का साइन नहीं है। वो बता रहे हैं किस तरीके से जो है वो तार जुड़े हुए हैं। तो माधवी पुरी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि उनका इन्वेस्टमेंट था। अब जांच का दायरा वहां पहुंचना चाहिए कि माधवी पुरी का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था। पहली नॉन आईएएस ऑफिसर हैं। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बोर्ड की कोई मीटिंग हुई है सेबी की जिसमें 3 भारत सरकार और रिजर्व बैंक के जुड़े हुए लोग बैठते हैं, बोर्ड में हैं उनके, जिसमें अजय सेठ है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, मनोज गोविल हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं, और राजेश्वर राव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर है। ये 3 लोग सेबी के बोर्ड में हैं जो सरकार और रिजर्व बैंक के लोग हैं। क्या इन बोर्ड ने कोई संज्ञान लिया? क्या सेबी की प्रेस रिलीज इस बोर्ड के माध्यम से आई है? क्या बोर्ड की मंजूरी थी? ये सब अभी डार्क में है। ऐसा लग रहा है कोई वहां पे हिडन फोर्स काम कर रही है और ये अगले कुछ दिनों में ये हिडन फोर्स भी सामने आ जाएगी। तो ब्रांड नरेंद्र मोदी अब अंतिम पड़ाव पर है और उसका आखिरी जो पिलर है वो माधवी पुरी सेबी की चीफ है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो बीजेपी के या एनडीए के सर्वोच्च नेता के तौर पर वोट लाने वाले वो ऐसे बच नहीं पाएंगे। और आप देखिए कि उनको डिफेंड कौन कर रहा है। उनको डिफेंड करने राजनाथ सिंह नहीं आए, उनको डिफेंड करने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार नहीं आए। कंगना रनावत और रविशंकर प्रसाद ये बचाएंगे मोदी का ब्रांड। तो ये जो है बड़ी मुश्किल में है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने जो ईडी के खिलाफ मास मूवमेंट का फैसला किया है वो बहुत बड़ा फैसला है। ईडी पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को अस्त व्यस्त करने में संलिग्ध रहा है। वो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने में पार्टी है।
सरकारें गिराई हैं, उसने दल बदल करवाए हैं। ये तो ईडी ने किया है। और ईडी के अभी कुछ दिन पहले ये अफसर गिरफ्तार हुए घूस लेते हुए, तमिलनाडु में गिरफ्तार हुए हैं, वो राजस्थान में गिरफ्तार हुए हैं ईडी के लोग, वो कर्नाटक में गिरफ्तार हुए हैं, बंगाल में उनकी कारनामे सामने आए ईडी। और हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का जब मामला सामने आया तब हमने देखा कि किस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एक बड़े पैमाने पर वसूली का नरेंद्र मोदी सरकार के लिए या बीजेपी के लिए वसूली का एजेंट बना हुआ था। तो ईडी के खिलाफ एक मास मूवमेंट की जो तैयारी है वो बड़ा संदेश है। और उसमें मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को जनता का भी सहयोग मिलेगा। और इंडिया गठबंधन को कम से कम जो मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो किसानों की ऑर्गेनाइजेशन है, मजदूरों की ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज की है, छात्र संघ है, उन सब का साथ लेना चाहिए। क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है और इसके पीछे कारण है और सामने है कारण। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार गिराई है, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में वो बीजेपी के एजेंट, वसूली एजेंट की तरह काम कर रहे थे, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। और अभी सुप्रिया सुले का बयान आया है, कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, कि वो कह रही है कि जब भी वो लोकसभा में भाषण देती हैं, इनकम टैक्स का नोटिस उनके पति के पास जाता है। तो ये माधवी बुच, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये जो पूरा एक गिरोह है, ये भारत के लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। इसको जनता को समझाना पड़ेगा और इनके अफसरों को भी समझना पड़ेगा जी, क्योंकि वो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं। भारत के संविधान की शपथ लेके वो सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। उनका एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की तरह काम करना उस शपथ को भी झुठलाता है जो शपथ लेकर वो आते हैं। किस तरीके से काम किया संजय कुमार मिश्रा ने, जो इनको 4 बार 3 बार एक्सटेंशन मिला और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोका, वरना सरकार तो उनको आजीवन डायरेक्टर बना रही थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज वहाँ इंडिया गठबंधन में हुई है। तो ये 2-3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और महाराष्ट्र के इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में कहाँ फंसे हैं ये लोग बीजेपी गठबंधन, इसकी चर्चा मैं अगली बार जब आऊँगा तब करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र में ये इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है और तैयारी क्या है बीजेपी की और या महायुति की, जिसमें बीजेपी की सरकार है, शिंदे भी उसमें हैं और अजित पवार हैं, इन सब की क्या तैयारियां हैं, महाराष्ट्र के बारे में भी बात हम करेंगे। लेकिन बात यहाँ दिल्ली में जो कुछ चल रहा है और इन सब के साथ साथ हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद वहां पर कैसे लीपापोती की कोशिश की जा रही है और कैसे मायावती जी भी अब सरकार के खिलाफ बोल रही हैं, आखिर क्या कुछ चल रहा है। और इन सब के बीच कांग्रेस की तैयारियां, इन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। और कांग्रेस की बड़ी तैयारी क्या है, क्या कांग्रेस यहां से अगले 4 राज्यों के चुनावों को उसमें अच्छा प्रदर्शन करने की, यानी वहां पर सरकार कायम रखने की, झारखंड में तो सरकार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कह लें तो है, और उसके अलावा 2 राज्य जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस चाहती है वापसी। इसकी क्या तैयारियां हैं, इन सब की चर्चा हम कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात की आज जो बैठक हुई है, इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम नेता मौजूद थे। सबने अपनी अपनी बातें रखी, जिसके बारे में शकील अख्तर जी बता रहे थे। हेमंत कुमार जी, जरा आपसे भी समझूं, बिहार में भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। आज एक खबर आ रही थी कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर 21 मदरसों का निर्माण करेगी नीतीश सरकार। ये खबर भी आ रही थी, जस्ट रख रहा हूं आप लोगों के बीच कि वक्फ बोर्ड कैसे चुभ रहा है ये विधेयक और कैसे चुभेगा आने वाले समय में, उसका नमूना है। चलिए, लेकिन अभी बिहार नहीं जाते हैं, यहाँ दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली की जो तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की, उस पर आपका नजरिया जरा आपसे भी समझूं। और यहाँ जो अभी संसद का सत्र खत्म हुआ है, बजट सत्र खत्म हुआ है, उस सत्र में भी जो बातें राहुल गांधी ने या विपक्ष के नेताओं ने, उसका रिफ्लेक्शन अभी दिखाई दे रहा है। और ब्रॉडकास्ट बिल का वापस लेना या उसको भी ठंडे बस्ते में डालना, यह भी उसका नमूना है। इन सब को लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार
आज की तारीख में मैं समझता हूं कि अपने विश्वसनीयता के गर्त में जा चुकी है, और इसलिए जो सब लोग कह रहे हैं कि ये बैकफुट पर है सरकार, निश्चित रूप से है, क्योंकि अपने मोदी जी अपने कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो महत्वपूर्ण बिल जो था, जो एक तरह से एक तो मीडिया को कंट्रोल करने वाला था और एक मुसलमानों की और वक्त की जमीन एक तरह से हड़पने वाला जो बिल था, उन दो बिलों को उनको वापस लेना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जो इतना बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड सामने आया है, उसको लेकर जो पूरा रवैया जो है सरकार का, वो ऐसा लगता है जैसे कि दो जिस्म एक जान है वाला जो सिद्धांत है, उसी तरह का ये लग रहा है। उसमें ये लग रहा है कि ये अडानी जी, माधवी बुच और मोदी जी वो सब एक ही हैं। इनके खिलाफ जो बोलना है वो मोदी प्रधानमंत्री जी से नफरत करना है, इस देश से नफरत करना है, इस तरह का पूरा माहौल इनके बचाव में बनाया जा रहा है। तो ये जो पूरा जो रचा जा रहा है, जो पूरा माहौल बीजेपी की ओर से बनाया जा रहा है, आरोप तो सेबी पर लगा है, उनके चीफ पर लगा है, लेकिन बचाव ये कर किसका रहे हैं? तो बचाव कर रहे हैं ये बीजेपी की ओर से बचाव किया जा रहा है सेबी चीफ का। तो ये जो पूरा घालमेल है, ये दिखाता है कि जो आरोप लगता रहा है कि मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है, ये जो पूरा रिश्ता है, उस रिश्ते को समझने की जरूरत है कि कैसे ये एक तरह से आज की तारीख में ये माहौल बना रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलना, इस सरकार के खिलाफ बोलना, वो देश के खिलाफ बोलना है, और मोदी ही एक तरह से देश हो गए हुए हैं। तो इनके पूरे रवैये से ये जो जस्टिस का जो सवाल है, वो जस्टिस का सवाल ही दांव पर आ गया हुआ है। आप जस्टिस करने के तरफ बढ़ते हुए दिखते ही नहीं है। जो कोई भी मामला सामने आता है, उसको कैसे दबा दिया जाए, उसको देश विरोधी बता दिया जाए, उसको उसमें देश विरोधी ताकतों का हाथ बता दिया जाए, इस तरफ आप चले जाते हैं। आपको जांच कराने से किसने रोक रखा है? आप जांच नहीं करा रहे हैं। दूसरी तरफ यह हो रहा है कि आप बताइए कि आज की तारीख में, विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि हिंदुत्व के एक बड़े ब्रांड माने जाते हैं और हार्डकोर हिंदुत्व वाले वो माने जाते हैं, आरएसएस के सबसे ज्यादा करीब हैं, उनका इंटरव्यू, उन्होंने जो अपनी बात कही है, उन्होंने तो सीधे मोदी जी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अडानी की जेब में है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के साथ विश्वासघात किया है, और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट बिल्कुल सही है, और इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करवाए अपनी निगरानी में, उसमें जजों को रखा जाए, उसमें पत्रकारों को रखा जाए। ये सुब्रमण्यम स्वामी की बात मैं कह रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी को इस रूप में आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि सरकार से उनकी बहुत सारी असहमतियां रहती हैं। कितनी भी असहमति रहने के बावजूद वो सरकार के पक्ष के लोग हैं। राहुल गांधी वाले मामले में, नेशनल हेराल्ड वाले मामले तो ही लड़ रहे हैं, तो वो सरकार के पक्ष में रहने वाले व्यक्ति हैं। और जब हिंदुत्व का सवाल आता है तो हिंदुत्व के पक्ष में खड़े होते हैं, हिंदुत्ववादी ताकतों के पक्ष में खड़े होते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कैटेगोरिकली इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और सेबी चीफ की नियुक्ति वो अडानी के कहने पर हुई थी, और अडानी की जेब में नरेंद्र मोदी है, और यह देश के साथ विश्वासघात है। तो ये सवाल जब सामने आ रहे हैं, इन सवालों पर कोई जांच पड़ताल हो, उसके बदले में बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो बड़े नेता है, जो उनके स्पोक्सपर्सन है, वो विपक्ष के खिलाफ क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। तो वहीं आप ले जा रहे हैं कि जैसे कि मोदी जी ही देश हो गए, जिसके पहले किसी सरकार पर, किसी प्रधानमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा। आप इनके पहले मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जिस तरह का इन लोगों ने माहौल बनाया, 2G के मामले में क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इन लोगों ने पूरा माहौल बनाया उस सरकार के खिलाफ। उस समय तो किसी ने नहीं कहा था कि आप देश को तोड़ रहे हैं, मनमोहन सिंह ही देश इंडिया है और इंडिया ही मनमोहन सिंह है, ये तो किसी ने नहीं कहा था। तो ये जो पूरा माहौल जो बनाया जा रहा है, वो इसलिए बनाया जा रहा है कि इनको जस्टिस नहीं करना है,
अब एक छोटी सी खबर है जिसको वो कहीं दब गई, लेकिन हुआ है कि राम रहीम जी 10वीं बार पैरोल पर बाहर आ गए, आसाराम जी को पैरोल मिल गया। ये न्याय का कौन सा तकाजा है? आप ऐसे लोगों को, आदरणीय बलात्कारियों को आप छोड़ते हैं, जेल से उनको छूट देते हैं, उनको घूमने की, पब्लिक में घूमने की इजाजत देते हैं, और ऐन चुनाव के मौके पर खास करके राम रहीम वाला जो मसला है वो तो कहा जा रहा है कि हरियाणा चुनाव को देकर के वो सब किया जा रहा है। तो आप न्याय का जो तकाजा है उसको कैसे आप नाबूद कर रहे हैं, कैसे उसको एक तरह से खत्म कर रहे हैं? ये न्याय का तकाजा है कि इतने बड़े कॉर्पोरेट फंड को लेकर के सरकार कुछ करती हुई दिखती, लेकिन सरकार करती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि सरकार फ्रॉड के पक्ष में खड़ी होती दिख रही है साफ साफ। और इसकी पुष्टि उनके भीतर के लोग कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग कर रहे हैं। और एक बात और, जो शकील साहब कह रहे थे कि अडानी जी क्या बनाते हैं, अडानी जी निश्चित रूप से सिर्फ बेचने और खरीदने का काम करते हैं, लेकिन एक चीज जो बनाते हैं वो तेल बनाते हैं। तो वो सरकार सत्ता को तेल लगाते हैं और देश को चूना लगाते हैं। ये बात ये साबित हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के दोनों 2023 वाले में और अभी वाले में, कि अडानी जी का जो तेल उद्योग है वो एक तरह से सत्ता को तेल लगाने के लिए है और इस देश की जनता को चूना लगाने के लिए है। इसकी आड़ में वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इनके जो इस देश का जो उद्योगपति है, जिसने इस देश को बनाने बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उनकी हालत आप देख लीजिए और इनको देखिए जो कुछ नहीं बनाते हैं। बस इनकी विशेषज्ञता यह है कि ये तेल मालिश करने में सबसे आगे रहते हैं और उसके जरिए देश को बहुत बड़ा चूना लगाते हैं। ये 2 बार चूना लगा चुके हैं, ये सब पूरी दुनिया जान रही है इसको। हिंडनबर्ग ने इसको अपनी रिपोर्ट में से खुलासा किया है। रही बात कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में जो ये कहते हैं, तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि कोई नारा लगा करके भाग जा रहा है। अरे इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उसमें कैटेगरिकली बताया गया है कि माधवी बुच, धवल बुच, अडानी, विनोद अडानी, इन सब के क्या रिश्ते हैं, उनकी नियुक्ति में कैसे सरकार का हाथ है, इन तमाम चीजों पर आप कुछ क्लैरिफिकेशन देने के बदले में आप क्या कर रहे हैं? अब कंगना रनौत आकर के राहुल गांधी को गाली दे रही है। अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के पास 24 कंपनियां हैं और वो बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, उनमें 5 कंपनियां घाटे में है। ये सब तो ये क्या है? ये जो काउंटर नैरेटिव जो आप कर रहे हैं वो कहां ले जाना चाहते हैं? आप जॉर्ज सोरोस को ले आते हैं कि जॉर्ज सोरोस जो है वो हिंडनबर्ग में उनका पैसा लगा हुआ है और वही इस देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। तो ये सब कह करके आप पूरा माहौल चाहते हैं कि इसको गडमगड किया जाए, लेकिन यहीं पर विपक्ष के सामने चुनौती है राजीव जी। चुनौती ये है कि देखिए ये कारपोरेट करप्शन जो है ये कैसे नीचे तक इसको जनता के बीच में ले जाया जाए, क्योंकि नैरेटिव आप अगर गढ़ लेते हैं, अगर नैरेटिव बना लेते हैं जो क्लिक करे जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में वो क्लिक कर जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है मुझे लगता है कि वो निर्णय बिल्कुल ही सामयिक है और जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि उसने एक बड़े आंदोलन का कॉल दिया है और इसको ऑल पार्टी आंदोलन के रूप में अगर ये आगे बढ़े, इंडिया अलायंस का एक आंदोलन बने, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सार्थक होगा और नैरेटिव नीचे तक जाएगा। और इसको आपको जोड़ना पड़ेगा कि ये जो कॉर्पोरेट करप्शन है ये कैसे इस देश से महंगाई को बढ़ा रहा है, कैसे बेरोजगारी को बढ़ा रहा है, कैसे आम लोगों का जीवन स्तर नरक कर रहा है। इसको आप अगर जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में चीजें ज्यादा ठीक ढंग से जाएंगी और ये जब नैरेटिव बनेगा तो जनता के बीच में एक तरह से सरकार को लेकर के उनके भीतर में जो क्षोभ है वो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। तो ये जरूरत है आज के समय में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ, लेकिन एक आपने बता दिया कि अडानी करते क्या हैं। तेल उद्योग और चूना उद्योग ये दोनों है, ये नया समझ में आया है। और शकील जी को ये बात आपने बताई, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि तेल और चूना दोनों। खैर, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे आप देखते हैं पूरे घटनाक्रम, उसमें भी देश की सियासी हालत जो है वो, और उसमें कांग्रेस की तैयारियां,
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है। उधर बांग्लादेश में रिपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं और हिंदुस्तान के जितने रिपोर्टर हैं वो कोलकाता पर पूरा फोकस्ड हैं। और इन सब के बीच कलकत्ता की घटना बहुत दुखद है, अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देश में और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। दिन भर आप देख रहे हैं तो या तो बांग्लादेश आपको दिखाई देगा या पश्चिम बंगाल की घटनाएं दिखाई देंगी। इन सब के बीच दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? अपना फर्ज बनता है कि उसको भी हम जनता तक पहुंचाएं, इसलिए भी जरूरी है। जी राजू जी, हेमंत कुमार जी ने जो ये कहा कि ये बात कांग्रेस नीचे तक कैसे पहुंचाएगी, मैं यहीं से अपनी बात को कहना शुरू करना चाहता हूं कि 2 या 2.5 साल पहले तक ये जो तीनों मुद्दे हैं, तीनों मुद्दों का कहीं अता पता नहीं था। और जब ये बातें उठनी शुरू हुई कांग्रेस की ओर से तो पहले तो लोगों ने कुछ विषयों पे मजाक उड़ाया। जैसे अदानी का मामला है सबसे पहले, तो जब अदानी के बारे में, और उसके भी बहुत पहले से ये होता आया है कि अदानी या अंबानी पे कोई बात कहने पे सोशल मीडिया पे जो उनकी तैनात एक ट्रोल आर्मी है भारतीय जनता पार्टी की, वो ये बताने लगती थी कि अगर आप उद्योगपतियों को इस तरीके से हमला कर रहे हैं, इसका मतलब है आप देश की इकोनॉमी के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं और आप विदेशी इशारे पर नाच रहे हैं। ये मामला लंबे समय तक चला, यहां तक कि 1.5 साल पहले तक भी शरद पवार ने तक ये बयान दिया कि उद्योगपतियों पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे शरद पवार को ये बात पता चल गई कि मामला इतना सरल नहीं है, ये केवल उद्योगपति नहीं है, ये बहुत बड़े काले धन का आदान प्रदान करने वाले लोग हैं। और वैसे तो खुद मोदी जी बता चुके हैं कि ये ट्रकों में भर के पैसा भेजते हैं, काला धन जो है अदानी और अंबानी भेजते रहे। ये स्वीकारोक्ति जो है खुद जानते हैं मोदी जी की इनके पास इतना पैसा है कि ट्रकों से भेजना पड़ता है। ये अलग बात है कि ट्रक वाला है वो राहुल गांधी के बंगले पे ले जाकर उसको खाली कर देता है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन खैर, दूसरा मामला देखिए, जातिगत जनगणना की जब बात उठाई गई पहली बार तो उस समय भी लोगों ने कहा कि ये मामला चलेगा नहीं, लोगों को समझ में नहीं आएगा, और लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाना शुरू किया। उसका मोदी जी ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि जाति होती ही नहीं है, ये केवल 2 ही जातियां होती हैं, अमीर और गरीब की। मतलब वो सीधे सीधे कार्ल मार्क्स के बुनियादी सिद्धांतों से भी वो टक्कर लेने लग गए थे कि दुनिया जो है जिसमें केवल अमीर है और गरीब है, शोषक है और शोषित है। लेकिन उसके बाद यहां तक कि वो मामला संसद के अंदर जब पहुंचा तो अनुराग ठाकुर ने तो जाति उन्हीं के बारे में पूछ दी, राहुल गांधी के बारे में, कि जिनकी जाति। जी दीपक जी, उसके बाद वो 4 जातियों पे भी आ गए थे। पहले 2 की बात, बाद में 4 जाति है, उसके बाद 4 जातियों पे भी आए थे, 4 पे आ गए। और वो 4 में किसान, युवा, महिला और एक कोई ऐसे 4 जातियां थी उनके फिलॉसफी की। और मार्क्स के फिलॉसफी से लेकर पता नहीं कौन कौन सी फिलॉसफी नरेंद्र मोदी यहाँ रख रहे थे। लेकिन प्लीज आप अपनी बात। लेकिन जब उनको सुविधा होती तो अपनी जाति भी बता देते हैं कि चूंकि मैं बहुत निचली जाति से आता हूँ, ओबीसी का हूँ, इसलिए मुझे जो है कांग्रेस और विपक्ष जो है वो गालियां देती हैं। वो जब उनको सुविधा होती है तो संख्या बढ़ा देते हैं जातियों की, वो एक अलग बात है। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने भी जाति को लेकर बहुत खराब टिप्पणी की राहुल गांधी को लेके। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है, अब लोगों को ये पता चलने लगा है। अब लगातार उसमें कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी ने इस बात को बार बार उठाया। संसद के अंदर उन्होंने चुनौती दे दी कि इसी संसद के द्वारा जातिगत जनगणना हम कराने वाला कानून जो है वो हम पास कराएंगे। ये भी बात, असली बात यह है कि पिछले 1.5-2 वर्षों से लगातार ये बात जो है विपक्ष द्वारा उठाई गई और इसके कारण आज ये स्थिति बनी है। और तीसरी बात है सामाजिक न्याय की। आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका जब दूसरा वर्षन उन्होंने लाया था, उसके कुछ जिस दिन वो शुरू होना था उसके एक दिन पहले उस यात्रा का नाम बदल दिया गया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया था। मतलब पहली यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो 4-4.5 हजार किलोमीटर की यात्रा की, उस दौरान उन्हें यह पता चल गया कि भारत की मूल समस्या जो है वो एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की है। जब तक न्यायपूर्ण समाज नहीं बनेगा तब तक भारत में सही तरीके से न लोकतंत्र स्थापित हो सकता है और न ही संविधान की रक्षा हो सकती है। आप याद कीजिए, जयराम रमेश का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इसको बड़ा एलोबरेट किया था, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। इन तीनों चीजों के बाद आज मामले तीनों के तीनों एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जो थोड़ा भी सजग है, जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, जो समाज की स्थिति पर सोचता है, वो जानता है ये तीनों के तीनों मुद्दे जो हैं वो हाउस होल्ड हो चुके हैं। लोगों को पता चल गया है, घर घर में बात पहुंच गई है कि किस प्रकार से कुछ ही लोगों को सारा का सारा उद्योग जो है, पूरा सारे कारोबार जो है
वो सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आज कांग्रेस जो है वो स्थिति में आ गई है कि इन 3 मुद्दों को लेकर, हालांकि उसमें और छोटे छोटे कुछ और मुद्दे हैं, जैसे अग्निवीर का भी मामला है, एमएसपी का भी मामला है, किसानों को मिलने वाला, लेकिन आज इस आंदोलन को करने की हिम्मत अगर कांग्रेस कर रही है तो उसे यह पता चल गया है कि ये तीनों के तीनों इश्यूज जो है, तीनों मुद्दे जो हैं, वो भारत की जनता के लिए कोई अनजान नहीं रह गए हैं। इस पर बात हो सकती है, इस पर विमर्श हो सकता है, और केवल इतना ही नहीं, इन तीनों मुद्दों के ही कारण तीसरी बार जो है वो 370 और 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, वो पूरा का पूरा इसीलिए फ्लॉप हुआ कि इस बीच ये सारे के सारे मुद्दे आ गए हैं। इन तीनों 5 छोटे मोटे समेटते हुए जो बड़ा आंदोलन कांग्रेस कर रही है, इसका मतलब है कि अब वो आंदोलन की और जो सड़क पर की जो लड़ाई है, जो संसद से उसने शुरू की है, उसको वो समग्रता से लड़ना चाहती है। वो टुकड़े टुकड़े में अब लड़ाई नहीं करना चाहती। ये नहीं कि आज एक राज्य में ये मुद्दा उठ गया, अगले राज्य में दूसरा ये मुद्दा उठ गया। राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन के कारण ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो एक साथ सामने आएंगे। दूसरी बात देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, ये भी बात हुई कि इसमें इंडिया गठबंधन के बाकी जो सहयोगी हैं उनको भी इसमें हिस्सा होना चाहिए, और मुझे लगता है वो होंगे। आदित्य ठाकरे की बात को अगर हम ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा जेपीसी के बारे में कि हमारी ये मांग सही है, मतलब हमारी का मतलब है कि वो मानती है कि कांग्रेस के साथ हम लोग भी हैं। तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे जो है बाकी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख आते आते शायद इसकी छतरी जो है और पूरी तरीके से खुल जाएगी, और बाकी भी जो सहयोगी संगठन है वो इसमें निश्चित रूप से साथ देंगे। अगर ये सड़क पर आती है पूरी की पूरी लड़ाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी उसका बड़ा इंपैक्ट होगा। 4 राज्यों के चुनाव की बात अगर हम छोड़ दें, ये एक वाकई राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन इसका असर चारों राज्यों के चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ेगा। हम चाहे उसको अभी एनालाइज करें कि मत करें, अपने आप में इन मुद्दों को लेकर जो लड़ाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि कांग्रेस न केवल, अब दूसरी बात कि कांग्रेस कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ना चाहती। अभी संसद खत्म हुई है, तत्काल वो लड़ाई को जो है वो चालू करने जा रही है। इसका मतलब है कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को इसका जो विरोध है वो संसद और सड़क दोनों में दिखाई दिखेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। राजीव, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। समय हालांकि बहुत हो गया, 8:10, अब अपने पास 20 मिनट है। आप पांचों से गुजारिश है कि उसी हिसाब से आप लोग 2-2, 3-3 मिनट में अपनी बात रखिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ चर्चा। एक लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, शकील जी उस समय वहाँ जब पहले वक्तव्य में थे कह रहे थे, जिसमें 2 बिलों की बात आप कर रहे थे शकील जी। एक अब जो कल ही वापस लेने की घोषणा हुई है या स्थगित करने की घोषणा हुई है, वो है हमारे आपके हम सबसे संबंधित यानी मीडिया बिल जो है, डिजिटल मीडिया बिल या मीडिया बिल कह लें, वो ब्रॉडकास्टिंग बिल जिसका नाम था, और दूसरा उससे पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। इन दोनों बिलों पे क्यों बैकफुट पे आना पड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार को? पहला ये सवाल जो आप कह रहे थे वही सवाल आपसे ले रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा, यहाँ कैसे चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, वो अब सरकार बनने के बाद यानी 4 जून के बाद वो काम करते हुए और दबाव बनाते हुए दिखाई देती है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। देखिए राजीव जी, सरकार चलती है इकबाल से, अथॉरिटी, और देसी भाषा में इसे कहते हैं भोकाल से या धमक से। वो सब खत्म हो गया है जी। आज की स्थिति यह है कि मोदी जी जो हैं वो लगातार बैकफुट पे चले जा रहे हैं, और डर यह है कि वो सीधे विकेट में न घुस जाए। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है उसका जो बिल लाए थे, अचानक ही वो बिल लाए थे, वो बिल ऐसा ही था उनका कि जो उनके हिंदू मुसलमान नैरेटिव को बहुत आगे बढ़ाता। इससे पहले वो इस दिशा में सारे काम कर चुके हैं, और पूरे 10 साल की जो राजनीति है वो इसी एक एजेंडे पे चल रही है। मगर इस चुनाव ने बता दिया, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, कि इस एजेंडे पे अब वोट मिलने वाले नहीं है। अगर मिलते तो 400 पार होते, वो जो 303 उनकी सीटें थी वो जाके और आगे जाती, मगर वो कहां आ गई? 240 पे। तो अब ये जो मुद्दे होते हैं धार्मिक या भावनात्मक या लोगों को बहकाने वाले, बरगलाने वाले, उनकी एक उम्र होती है,
और वो उम्र जो है खत्म हो गई, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई। तो इसलिए जो है अब उन्हें ये बिल वापस लेना पड़ा कि अगर वो बिल उस दिन रख देते, लोकसभा में पास कराने की कोशिश करते, तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी और ये जो है पासवान साहब, चिराग पासवान, ये इसकी कितनी बड़ी कीमत मांगते, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, वो मांगते या साथ दही भी देते, क्योंकि वो जनता से कट जाते अपने। चारों के चारों की जो राजनीति है, वो राजनीति जो है वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं है। चारों सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं, न जयंत चौधरी करते हैं, न पासवान करते हैं, न नीतीश करते हैं, न चंद्रबाबू नायडू करते हैं। वो मिलीजुली राजनीति करते हैं, सबकी मेल मिलाप की। तो उनका वोटर कहां जाता, उनका समर्थक कहां जाता? तो ये समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए उन्हें वापस लेना पड़ा। दूसरी बात, ब्रॉडकास्ट बिल की। ब्रॉडकास्ट बिल पे तो पूरी दुनिया में इनकी आलोचना हो रही थी। ये मुद्दा जो है सीधे सीधे भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ गया था, जिसको लेके मोदी जी हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। जो अमेरिका में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया था, वहां जो सारे सवाल हो रहे थे वो भारत की प्रेस की आजादी से जुड़े हुए हैं। बहुत ब्रॉडर इशू है ये। खुद मोदी जी कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, और लोकतंत्र जो है वो बिना प्रेस की स्वतंत्रता के चल ही नहीं सकता। ये दोनों देखिए नए कॉन्सेप्ट हैं। ये आधुनिक राज्य व्यवस्था के जो कॉन्सेप्ट आए हैं, वो ये नए कॉन्सेप्ट आए हैं, जिसमें सेकुलरिज्म भी है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है, और जिसमें डेमोक्रेसी भी है। इन्हें नए विचार कहा जाता है, नई परिकल्पनाएं हैं ये, और आज की सबसे सफल परिकल्पनाएं हैं, और फिलहाल अंतिम भी मानी जाती हैं जब तक कुछ और नया ना आ जाए। तो इस मामले में मोदी जी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उनके जितने भी मित्र हैं, वो हैं या नहीं, ये दिखाने के लिए कहते हैं, पश्चिमी देशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो इस मुद्दे पे मोदी जी का कोई साथ देने वाले नहीं है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला जाए। और ब्रॉडकास्ट बिल उसी दिशा में काम कर रहा था। आज की तारीख में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, और हम सबने देखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, या जिसे प्रशांत जी कह रहे थे, बिजनेस अखबार जिसका जिक्र कर रहे थे, वो सब खुल के सामने कैसे आ गए? वो इसलिए आ गए कि उन्हें जो है अपनी विश्वसनीयता की रक्षा करना है, अपनी क्रेडिबिलिटी बचाना है। और वो क्रेडिबिलिटी कहां है? वो क्रेडिबिलिटी है मिडिल क्लास में। ये जो चीजें हैं, जिसको मोदी जी पता नहीं कितना समझ रहे हैं, या उनके भक्त कितना समझ रहे हैं, ये बहुत ही उलझी हुई भी है और बहुत ही गहराई वाली चीजें भी हैं। बैंक और शेयर मार्केट, इन पे अगर कहीं कोई खतरा आता है, तो सारा का सारा मिडिल क्लास 1 मिनट के अंदर मोदी जी को छोड़े खड़ा हो जाएगा। वो हिंदू मुसलमान की राजनीति में थोड़ी सहमति व्यक्त कर सकता है, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जहां उसका 10 पैसे का भी नुकसान होगा, वो साथ देने वाला नहीं है। ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, जिनको हमें नहीं मालूम कि कैसे वो एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार लगता है कि जो उनके सलाहकार हैं या जो उनके साथ के लोग हैं, वो सब उनकी हां में हां मिलाने की वजह से हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को हवा देते रहते हैं। आज किसी में शायद ये बताने की हिम्मत नहीं है कि ये अब नहीं चल पाएगा। जो 4 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उनमें बिल्कुल नहीं चल पाएगा। 2014 की शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव से, और 2014 का अंत होगा, 24 का अंत होगा इन 4 विधानसभा चुनावों से। एक बात और बताएं आपको, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल जो हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय हैं, साइंस इंस्टीट्यूट हैं, इन सबकी रैंकिंग आई है, और वो रैंकिंग कौन निकालता है ये भी हम पहले ही बता दें। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, शिक्षा मंत्रालय। उसमें विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में क्या है? जेएनयू नंबर 1, जामिया, एएमयू, इन पे आप लगातार हमले कर रहे, लेकिन इन हमलों के बावजूद भी आज वो शिक्षा में सबसे आदर्श स्थिति में है। देश के स्टूडेंट को शिक्षा देने का माहौल, उनका जो कैरिकुलम है, उनका जो पढ़ाई कराने का तरीका है, और यहां से निकल के उनका जो करियर बनता है, उसमें ये सारे विश्वविद्यालय सबसे आगे हैं। सोचिए, अगर इनकी मदद करते, इन्हें मजबूत बनाते, तो ये विश्व में और कितना नाम करते। अभी सब लोगों को मालूम पड़ा, पूरे देश को मालूम पड़ा, और उसके साथ ही हमें भी मालूम पड़ा
कि बांग्लादेश में हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे थे। जी। सारे दक्षिण एशिया के देशों के लड़के लड़कियां यहीं पढ़ने आते थे। कई देशों के शासक यहां पढ़े हुए हैं। अफ्रीकन देशों के लड़के लड़कियां पढ़ने आते थे और हमारे लड़के बांग्लादेश में पढ़ने जा रहे हैं। यह स्थिति आपने यहां शिक्षा की कर दी। आपने पिछले 10 साल में एक भी विश्वविद्यालय बनाया हो, एक भी साइंस इंस्टीट्यूट बनाया हो तो कोई हमें बता दे। और जब बनाने की बात आ रही है तो हमने जो कहा था कि अडानी जी क्या बनाते हैं, उत्पादन क्या है? उत्पादन नहीं है। ये जो एयरपोर्ट चलाया जाता है, एयरपोर्ट किसी और ने बनाया था, ये सरकारों ने बनाया था। एयरपोर्ट चलाना जो है वो उत्पादन का काम नहीं कहलाता, ये परजीवी काम कहलाता है, पैरासाइट्स। अरे एक शहर ही बना देते, जो हमने जिक्र किया था टाटा बिरला का। टाटा ने शहर बनाया, बिरला ने शहर बनाया, मोदी ने शहर बनाया, मोदी नगर। हमारे मोदी जी ने शहर भी नहीं बनाया, मोदी का नाम आया तो। कांग्रेस ने बनाए नए नए शहर, चंडीगढ़ बनाया, इनके खुद के गुजरात में गांधीनगर बनाया। कितने शहरों के नाम गिनाए हम? ये सब कांग्रेस ने बनाए। तो मोदी जी न एक शहर बना पाए, न ये जो इनके अडानी साहब हैं ये एक हॉस्पिटल भी नहीं बना पाए, एक कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं बना पाए कोई भी। भाई बनाने से देश आगे बढ़ता है, निर्माण से, उससे विकास होता है। ये एयरपोर्ट खरीद लो और चला लो, इससे नहीं होता है कोई काम। तो हम जिक्र कर रहे हैं और बता दें कि जैसे टाटा है, उसके साइंस इंस्टीट्यूट है, उसके सामाजिक अध्ययन संस्थान है, उसके बहुत मशहूर विश्व स्तर के। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब लास्ट एक बात और कर दें, कांग्रेस की बात हो रही थी, वहां से शुरू हुई थी कि कांग्रेस इन चुनावों की बड़ी गंभीर किस्म की तैयारी कर रही है। आज झारखंड के बारे में भी उसकी एक मीटिंग हुई है। झारखंड में अभी उसके सहयोगी दल की सरकार है और इन 3 राज्यों के चुनाव की हम बात करते हैं, झारखंड में ही उसकी सरकार है। तो वहां पे कितनी सीटों पे लड़ेगी, क्या तैयारियां होना है, क्या नहीं होंगी। और ये बड़ी अच्छी बात बता दी थी अभी रवि जी ने उत्तर प्रदेश की, कि उन्होंने सब जितनी भी विधानसभा सीटें हैं कांग्रेस ने वहां प्रभारी नियुक्त कर दिए थे और वहां कांग्रेस काफी गंभीरता से काम कर रही है। तो बाकी जितने भी और राज्य हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों में सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे एडजस्टमेंट होगा, क्या होगा। महाराष्ट्र में टिकटों के बंटवारे की है और हरियाणा में अकेली कांग्रेस को लड़ना है, खुद गुटबाजी की समस्या है। तो इन सबको कांग्रेस एड्रेस कर रही है और जल्दी ही कांग्रेस में आज की इस मीटिंग के बाद एक बड़ा फेरबदल होने वाला है संगठन के स्तर पे। बहुत जरूरी है ये, बड़े लंबे समय से फेरबदल नहीं हुआ है और लगता है कि अब कांग्रेस जो है एक बड़ा फेरबदल जल्दी करेगी, कुछ ज्यादा एक्टिव लोगों को सामने लाएगी जो इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और ज्यादा ऊर्जा के साथ में काम कर सके। जी, सबसे इंपॉर्टेंट खबर आप सबसे आखिर में बता रहे हैं शकील जी। चलिए, आखिरी लाइन याद रहती है, इसलिए शायद आपने आखिर में ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन यहाँ फिर से ज़रा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, उसी जगह पे जहाँ 2 बिल को वापस, एक को जेपीसी के पास भेजना, एक को ठंडे बस्ते में डालना। ये दोनों बिलों पर जो रिएक्शन है सरकार का, उस रिएक्शन का क्या असर जनता पे पड़ता हुआ आप देखते हैं? की चिंता है मुझे, मोदी जी की चिंता है कि आप जरा मोदी जी के बारे में सोचिए कि उनके दिल पर क्या गुजर रही हो, जो मोदी जी 10 साल से एक अकेला सब पर भारी और जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। विपक्ष पार्लियामेंट के भीतर अगर चिल्लाएगा, कुछ बात करेगा तो निलंबित कर दो, राहुल गांधी का माइक बंद कर दो, कैमरा साइड में कर दो। जो चाहते थे तो मोदी जी वो करते थे। मैं कई बार आपके यहां मोदी जी के प्रति संवेदनशील रहा हूं, आज फिर हूं। जरा उनके दिल से पूछिए, वो आपकी जवान पर ताला लगाना चाहते थे। मैं तो उनके साथ हो जाता हूं तो हो सकता है कि मेरी बच्ची रहती, लेकिन आप सब लोग कैसे बोलते? नहीं, आप वो नहीं कर पा रहे। फॉलोवर अगर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर 5000 से ज्यादा हैं तो आप भी उस बिल में हैं, ये मत भूलिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मैंने तो ये कहा कि मैं तो कई बार मोदी जी के साथ हो जाता हूं। अकेले व्यक्ति के साथ होना भी चाहिए, उनका परिवार वगैरह नहीं है,
तो बेचारे बाकी लोग विरोध ही करते रहते हैं। वो वाला परिवार नहीं है, मैं थोड़ा डेमोक्रेसी वाला परिवार में कहूंगा। तो मुझे लगता है कि ना मोदी जी पर क्या गुजर रही हो, और इस देश के लोग वास्तव में इस बार समझ रहे होंगे कि हाँ डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये तो मोदी जी है 240 पे आ गए तो बिल वापस हो गए। मैं तो नेहरू जी के बारे में सोचता हूं, इनसे बड़ा बहुमत था तब, पिछली बार से बड़ा बहुमत, लेकिन विपक्ष को कितना सम्मान मिलता था, बड़ी शिद्दत के साथ विपक्ष को सुना जाता था, और उसके बाद अगर कुछ परिवर्तन करना है तो किया जाता था, जिम्मेदारी होती थी। यहां तो रेल पे रेल पलट रही है, न रेल मंत्री की जिम्मेदारी है, न प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। रेलगाड़ियां भगवान भरोसे चल रही हैं। और मैंने एक दिन कहा था कि ये इसलिए सब खेल हो रहा है ताकि रेलवे को भी दे दिया जाए अडानी साहब को। अभी शकील साहब कह रहे थे ना कि वो क्या करते हैं अडानी साहब, अडानी साहब केवल परिचालन करते हैं। तो वो कल को मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो सांसें चल रही है वो हमारी वजह से चल रही है। अडानी साहब केवल परिचालन करते, कुछ नहीं करते। तो वो देने की तैयारी है। ये जो 2 बिल थे, इसके एक के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति वाला जो मामला था वो दरअसल जाति जनगणना के बाद जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आना है उसे डाइवर्ट करने के लिए खेल था। माने हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करने की वो पुरानी आदत है, उसके बाहर नहीं निकलना है। लेकिन इस देश के लोगों ने जो आईना दिखाया है, और एक इंसान के तौर पर मोदी जी को, मैं राजनेता के तौर पर नहीं कहूंगा, एक इंसान के तौर पर उन्हें कम से कम ये समझना चाहिए। अब वो आईना देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन कभी अकेले में सोचते होंगे, वैसे ही अकेले हैं बेचारे, तो जब सोचते होंगे तो जरूर इस बात को महसूस करते होंगे कि क्या असर होगा लोगों पर इस चीज का, कितना हम हिंदू, और लोगों ने आपको दिखा दिया कि नहीं साहब मोदी जी नहीं, ये तो नहीं चलेगा इस देश में, फिर भी आप किए चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई परवाह नहीं है, लेकिन लोगों ने इस बार आपके हाथ बांध दिए हैं और आपको इस बार फ्री नहीं छोड़ा। आप तानाशाह बनने की स्थिति में नहीं। ब्रॉडकास्ट बिल का निश्चित रूप से जो भी स्वतंत्र आवाजें हैं, जो असहमतियां हैं, जो स्वतंत्र अभिव्यक्तियां हैं, आप उन पर तालाबंदी करना चाहते हैं। और मोदी जी इसके लिए बहुत मशहूर हैं। नोटबंदी, फिर बीच में वो तालाबंदी, इधर जबानबंदी, ये सारी बंदियां मोदी जी करते, लेकिन ये नहीं चल पाया। और शुक्र है कि इस देश का जो डेमोक्रेसी आजादी के आंदोलन से जिसके मूल्य निर्मित हुए, वो अभी भी उतना ही उम्मीद पैदा कर रहे हैं। इस देश में कोई हिटलर नहीं पैदा हो रहा है, कम से कम ये लोगों ने बता दिया कि नहीं साहब ये चलेगा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है। हाँ, मोदी जी के लिए कितना अच्छा है हम नहीं कह सकते, उनके दिल की धड़कन को मैं सुन सकता हूं, समझ सकता हूं कि बेचारे पीड़ा में जरूर होंगे बहुत। जी, पीड़ा। लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन पीरियड जो हम देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कष्टदायक दिखाई दे रहा है सत्ता पक्ष के लिए? क्या यहाँ पर जो पिछला जो चुनाव के दौरान संविधान की बात थी प्रशांत टंडन जी, वो बात फिर आगे बढ़ाने की जो कोशिश और आज कही गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो और भी यहाँ पर परेशानी पैदा कर सकती है आने वाले समय में? जी देखिए, मोदी साहब का जो स्टाइल है फंक्शनिंग का, वो एजेंसीज को लेकर, मीडिया को लेकर, तो इसलिए मैंने कहा कि एजेंसी के खिलाफ अगर कांग्रेस एक मास मूवमेंट खड़ा कर रही है, निश्चित तौर पर उसको समर्थन मिलेगा। देश के हर ऐसे व्यक्ति का समर्थन मिलेगा जो संवैधानिक लोकतंत्र को जीवित रखना चाहता है। दूसरा कि जो मीडिया है उसके जरिए, तो तमाम इन सब के जरिए, मीडिया में अभी शकील जी बता रहे थे और मैं भी देख रहा हूँ कि जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसने भी हिंडनबर्ग पे इनको कोई रियायत नहीं दी। तो जिसको आप बार बार कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदल रहा है।
क्योंकि सबको अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी की परवाह है। शकील जी ने बिल्कुल सही कहा कि सबको अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी की परवाह है। घोड़ा कुछ भी करे, घास दोस्ती नहीं करता है, तो खाएगा क्या? तो सबको परवाह है अपनी अपनी। दूसरा कि जो असेंबली इलेक्शन है राजीव जी, ये इसके रिजल्ट तय करेंगे कि देश में ये सरकार 5 साल चलेगी कि मध्यावधि चुनाव होंगे। ये इसके रिजल्ट तय करेंगे। अब महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है बहुत दिलचस्प है। अभी हेमंत कुमार जी कह रहे थे कि पेरोल मिलता है इसको, राम रहीम को। जरा उन तारीखों को ध्यान में रखिए कि पेरोल जो मिलता है उनको, तो उनको पेरोल मिला जी जून 2022 को, 1 महीने के लिए। जून 2022 को पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे। फिर उनको पेरोल मिलता है 50 दिन का 9 जनवरी से मार्च तक, लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले। और अब 12 अगस्त 2024 को 21 दिन का फरलो उनको मिला है, तो वो हरियाणा के चुनाव के लिए मिला है। जो हरियाणा के चुनाव उनको फरलो मिल रहा है। तो एक हत्या और बलात्कार के आरोपी से वोट की जरूरत है। बीजेपी को ये साफ करे वो कि उनका क्या रिश्ता है इससे। एक बात। दूसरी बात कि देखिए महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प मामला है। एकनाथ शिंदे को एक बात समझ में आ गई है कि अगर ये चुनाव बीजेपी जीत गई, महायुति जीत गई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये बात अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को समझ में आ गई है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो बीजेपी के लिए सीट छोड़ना ही नहीं चाहते। 113 सीट पे ऑलरेडी 113 विधानसभा सीटों पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिए हैं। उन्होंने संदेश दे दिया है कि वो कम से कम 113 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार 80 से 90 सीटों की बात कर रहे हैं। शरद पवार से पैचअप की बात भी हो रही है। जब उनकी पुणे की पूरी इकाई चली गई, अब वो कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाना जो है वो उनका फैसला गलत था। ये अब वो बात कह रहे हैं, पैचअप कर रहे हैं बात को। तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के ना आए। तो 105 सीटें बीजेपी की अभी हैं, वो 105 सीटें भी छोड़ना नहीं चाहते बीजेपी के लिए। तो इस आपस की सरफुटबॉल में महायुति का जो है वहां पे जो होगा राजनीतिक नुकसान, वो इस वजह से होगा। बाकी तो उद्धव ठाकरे है, कांग्रेस है, शरद पवार है, अपने विकेट उनके मजबूत हैं, जो लोकसभा में चुनाव में दिखाई भी दे गया। तो बीजेपी की समस्या इस वक्त ना शरद पवार है, बीजेपी की समस्या ना इस वक्त उद्धव ठाकरे है, ना कांग्रेस है। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या एकनाथ शिंदे है। अब उनको वॉशिंग मशीन की भी चिंता नहीं है। वो वॉशिंग मशीन भी अब कमजोर हो चुकी है। तो इन विधानसभा के चुनाव में राजीव जी, अगर महाराष्ट्र के चुनाव नहीं निकलते हैं, हरियाणा का चुनाव नहीं निकलता है, यहाँ पे लोकसभा में आप देखिए कि 50-50 रहा कांग्रेस और बीजेपी का। और अगर उनके असेंबली सेगमेंट की बात करें तो अभी वहां पे भी कांग्रेस और बीजेपी बराबर है। तो अगर हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव में मोदी जी का डंका नहीं बजा, तो इनके लिए बहुत लंबा समय प्रधानमंत्री निवास में रह पाना मुश्किल हो जाएगा राजीव जी। जी, ये भी आप मौसम बदलने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से क्लोजिंग कमेंट के लिए। बहुत कुछ है, हम चर्चा में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच जो खबरें चारों राज्यों के चुनाव से हैं उन पर थोड़ी सी, महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। क्या आपको भी लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे हैं बीजेपी के लिए? क्या आपको लगता है कि ये 4 राज्यों के चुनाव जो अब होंगे, जो
सबसे पहले जिसकी शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर से, और इन राज्यों के चुनाव के साथ साथ नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियां और बढ़ेंगी और ये साल जाते जाते क्या जो पीएम आवास है वहां तक परेशानियां बढ़ जाएंगी, जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं। जी, अब जैसे कह ही रहे कि संसद में तो एक बड़ा ही कमजोर पक्ष नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी जी का कुछ बिल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, कुछ को बंद करना पड़ा, कुछ के लिए जेपीसी बनानी पड़ी। वो तो अपने आप में एक तरह का जो आभास है वो तो मिल ही गया है। लेकिन मुझे लगता है कि मौसम के बदलाव का एक बहुत बड़ा हमें एक अंदाजा मिल सकता है 36 घंटे के बाद। 36 घंटे के बाद हमें भाषण सुनने को मिलेगा लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी का। अब वो देखना ये होगा कि पिछले जो 10 बार उन्होंने जो भाषण दिए थे उस भाषण से ये कितना अलग होता है। क्या इसमें वही पुरानी बातें रहेंगी, विपक्ष को कोसना और भ्रष्टाचार की बात वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि इसका बड़ा आभास हमको जो है वो परसों मिल जाएगा। लाल किले से क्या कहते हैं मोदी जी, यहां से शुरुआत हो जाएगी। दूसरी बात, महाराष्ट्र का चुनाव जैसे हम देख रहे हैं कि बड़ा लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। जहां तक अजीत पवार से तो आरएसएस भी नाराज था कि अजीत पवार को लेने की क्या जरूरत थी, उसको उप मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत थी। तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वाला जो दोनों गुट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, उसके कितने लोग लड़ेंगे कितने नहीं लड़ेंगे वो पता नहीं। नोटिफिकेशन के बाद वहां पर भगदड़ मच सकती है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि शरद पवार को पूछा गया कि कितने सीटों पे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि कौन किस सीट पे लड़ेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, देखा ये जाएगा कि कौन जीतने की स्थिति में है और वो किस पार्टी का है, मतलब इंडिया गठबंधन के किस पक्ष का है, किस दल से है, हम उसके आधार पे अपना उम्मीदवार जो है वो तय करेंगे। तो अभी तक जो स्थिति दिख रही है कि फूट जो है वो एनडीए की तरफ दिख रही है महाराष्ट्र में, और दूसरा जो है इंडिया गठबंधन वहां पर मजबूत है। अगर 14 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीती है तो हिसाब लगा लीजिए कि सभी लोकसभा के कम से कम जो 6 सीट हुई, 6 विधानसभा की जो सीट होंगी उन 6 के 6 पर अगर असर होता है तो लगभग 70-80 पे तो कांग्रेस जो है वहां पे दबदबा जो है विधानसभा का सीधा सीधा दिखेगा। आगे वो और कितनी बढ़त हासिल करती है वो देखने की बात है। 20 तारीख को शायद वहां पर महाराष्ट्र में कुछ बड़ा इंडिया गठबंधन का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसका अपना असर जो है वो वहां पर हमें दिखाई देगा। उसके बाद जो ईडी को लेके जो मामला हो रहा है, ईडी से तो लगभग सारे विपक्षी जहां जहां नेता हैं वो सारे के सारे परेशान हैं। ये एक बड़ा जंगी जो है अगर आंदोलन हो जाता है ईडी कार्यालयों के सामने तो इसका असर भी जो है न केवल महाराष्ट्र के इसमें बल्कि आने वाले तीनों राज्यों के चुनाव में भी हमको देखने को मिलेगा, वो झारखंड, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर का। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 3+1 महाराष्ट्र, 4 राज्यों के चुनाव और इसके बाद क्या कुछ होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन कांग्रेस की मजबूती महाराष्ट्र में दिखाई दी थी और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की मजबूती इन तमाम राज्यों में, और खासकर अगर देखा जाए तो चाहे वो झारखंड हो या हरियाणा में तो कांग्रेस सीधा सीधा फाइट में है। महाराष्ट्र में और उधर जम्मू कश्मीर में, इन सब जगहों पर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस होगी और एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। तो इंतजार कीजिए एक फिर से एक बढ़िया सेमीफाइनल देखने के लिए, क्योंकि फाइनल तो अभी बीता है और फिर से अगली तैयारी है चुनाव की। और इन चुनाव की तैयारियों आप जानते हैं कि डीबी लाइव पर लगातार हम कवरेज देते रहते हैं और पॉलिटिकल कवरेज तो आप बहुत ज़्यादा और बहुत ही शानदार हमारे चैनल पर देखते हैं। इसीलिए आज की तारीख में 80 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर, और ये आंकड़ा कल शाम जब उधर ब्रॉडकास्ट बिल, जैसे प्रशांत टंडन जी बता भी रहे थे, ब्रॉडकास्टिंग बिल को वापस लिया जा रहा था तो उस समय 80 लाख लोगों का परिवार जो है वो जुड़ रहा था, धीरे धीरे कुनबा बढ़ रहा था डीबी लाइव का। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका जो जुड़े और हमारे साथ बने हुए हैं और हर बात पर, हर खबरों को बहुत ध्यान से देखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। और तमाम साथी, पैनलिस्ट साथी, हमारे 4 वरिष्ठ साथी यहां जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। उनके अलावा एक और थे, हेमंत जी, और लगातार इस पिछले 5 साल से लगातार न्यूज पॉइंट करता हूं और कुछ नहीं तो 250-300 पैनलिस्ट साथी, वरिष्ठ पत्रकारों की टोली, विशेषज्ञों, विश्लेषकों की टोली जो है वो इस कार्यक्रम में बनी रही है और इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान है। 1.5 घंटे 2 घंटे और चुनाव के समय दिन भर, रात भर बैठकर आप तक उन तमाम खबरों को पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। और चूंकि मैं तो एंकर की भूमिका में रहता हूं तो ये एक मेरा काम तो है ही, लेकिन साथ साथ जो आप हमारे जो
पैनलिस्ट के रूप में साथ ही बैठते हैं, उनका योगदान बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है 3-3, 4-4 घंटे, और आप लोगों तक बातें पहुंचानी होती हैं, एक भी खबर छूटे नहीं। चलिए चलते चलते ये भी बता दूं कि कल अरविंद केजरीवाल की जो सीबीआई की गिरफ्तारी, उसके खिलाफ जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 2 जजों की पीठ सुनवाई करेगी, उस पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी का जो केस है उससे जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल ईडी के केस से जमानत पा चुके हैं। सीबीआई कल सुनवाई होती है, कल या परसों में अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है सीबीआई के केस में भी, तो अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्दी बाहर होंगे और दिल्ली की सड़कों पर एक अलग राजनीति आप देखेंगे। तो दिल्ली से लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गरमाने वाला है। जल्दी जल्दी कुछ मत कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अगर आपने कर रखा है तो अपने साथियों के बीच भेजिए लिंक को, पसंद आए तो वो भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत शुक्रिया शकील अख्तर जी, प्रोफेसर रविकांत जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी साथ में जुड़े थे, हेमंत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। श्री किरण जे जी हमारे साथ बने हुए हैं, मिथिलेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं,